हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य यूपीपीएससी। पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 2 किया था पॉलिटी का, जिसमें कि 75 क्वेश्चन तक करा दिए गए थे। आज 76 नंबर से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संबंध में सत्य कथन है। उसकी अनुमति के बिना किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। ये सही है। किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल भारत की संचित निधि से अग्रिम ले सकता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल भारत की संचित निधि से अग्रिम नहीं लेता है, वो राज्य की संचित निधि से अग्रिम ले सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्यपाल की सहमति से ही किसी भी अनुदान की मांग राज्य सरकार द्वारा की जाती है, और जो अप्रत्याशित व्यय होता है उसके लिए राज्यपाल राज्य की संचित निधि से अग्रिम ले सकता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन नहीं सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होती है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला कथन देखिए, राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के विस्तार कर सकती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह अधिकार संसद को है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। ठीक है, यह अधिकार संसद को है। और अगला देखिए कथन, एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल एक राज्य में होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि 2 राज्यों या अधिक का एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि कोई भी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में असत्य कथन पहचानना है। ठीक है, राज्यपाल अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, असत्य पहचानना है। राज्यपाल की यह शक्ति राजसूची व संवर्ती सूची के विषयों तक विस्तृत है, ये सही है। कुछ विषयों से संबंधित अध्यादेश हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ये भी सही है। राज्यपाल अध्यादेश को 42 दिन पश्चात ही वापस ले सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत विधानसभा यानी द्विसदनी जो व्यवस्था होती है, इसमें दोनों सदनों के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, उसकी यह शक्ति जो होती है राज्य व संवर्ती विषयों तक ही विस्तृत है, और राज्यपाल अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। ठीक है, अध्यादेश को 42 दिन नहीं मतलब जरूरी है, किसी भी समय वापस ले सकता है। कुछ दशाओं में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है, तो पहला और चौथा गलत हो जाएगा, तो इसको ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपकर पद छोड़ सकता है? तो इसके ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसी भी समय विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमंडलों में निम्न इनमें से किस विषयों या विषय पर चर्चा करने का निर्बंधन है? ठीक है, तो इसके कथन देखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन से जुड़े आचरण पर, सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन से जुड़े आचरण पर, यह भी सही हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया पर, ये नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 211 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, सरकारिया समिति। न्याय पंचायतों के गठन पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी,
अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश 1977 में की थी, 1977 में की थी। और अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ग्राम प्रधान का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका पहला कथन, राज्य वित्त आयोग गैर संवैधानिक निकाय, ये गलत है। पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, ये सही है। ग्राम प्रधान को निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी सही है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा कथन। राज्य वित्त आयोग जो होता है वो एक असंवैधानिक संस्था है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 243 आई तथा 243(4) में इसके गठन का प्रावधान है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए। संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। आधारिक संरचना में संशोधन किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। आधारिक संरचना में संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये भी गलत है। आधारिक संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये सही है। आधारिक संरचना में संशोधन को उच्चतम न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान की जो आधारिक संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और केशवानंद भारती केस में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था कि यदि कोई ऐसा संविधान संशोधन किया जाता है जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस संशोधन को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? इसके ऑप्शन है राज्य विधान परिषद चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, पंचायत चुनाव या राज्यसभा चुनाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? मतदाता सूची तैयार करना, ये है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये भी है। परिसीमन आयोग का गठन करना, ये नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, ये भी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग का कौन सा काम नहीं है? जो परिसीमन आयोग का गठन होता है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। ठीक है, और इसका गठन क्यों होता है परिसीमन आयोग का? इसका गठन होता है पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, क्षेत्र मतलब जितने पूरे देश में जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा होती है उनका जो निर्धारण किया जाता है कि उसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन। राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसके ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्य विधानसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके तहत? आर्टिकल 156(1) के तहत। ठीक, अगला क्वेश्चन। राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है, गलत हो जाएगा। पहला कथन, राज्य की सभी राज्यपालिका संबंधी मुख्यमंत्री के नाम से संबंधित होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। वह केवल विधानसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत हो जाएगा। वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है, ये सही है। ठीक है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री ना होके राज्यपाल होता है। और राज्यपाल के नाम से किसी राज्य के जो सभी कार्यकारी कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम से, राज्य की कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। और मुख्यमंत्री जिन राज्यों में विधान परिषद है उस सदन में विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। और मंत्रियों का जो चयन होता है वो मुख्यमंत्री अपने विवेक से करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है? नागालैंड में, मेघालय में,
अरुणाचल प्रदेश में या मिजोरम में? तो इसका कहाँ कहाँ पे है? नागालैंड में भी है, मेघालय में भी है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, मिजोरम में भी है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं होता है? तो इसके ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता या राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में राज्यसभा का सभापति सदस्य नहीं शामिल होता है, ठीक है, सदस्य के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं व उनकी स्थापना वर्ष के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 ये सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये भी सही है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 ये भी सही है, और जो प्रवर्तन निदेशालय है ये 2000 है, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि 2000 में नहीं हुआ था इसका गठन, 1956 में हुआ था, 1956 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, गृह मंत्री को। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ऑप्शन है आर गोपालन स्वामी, वी एस रमा देवी, मृदुला अग्निहोत्री, रजनी कोठारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी एस रमा देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को दल बदल निरोधक अधिनियम को अधिनियमित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 1 जनवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 10 मार्च 1985 या 15 अप्रैल 1985। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 फरवरी 1985। ठीक है। दल बदल निरोधक अधिनियम को 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी दिन से यह अधिनियम अधिनियमित हुआ था। और इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? यह अधिनियमित 15 फरवरी 1985 को हुआ था, बट लागू कब से हुआ था? लागू हुआ था 1 मार्च 1985 को। ठीक है, 1 मार्च 1985 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसके ऑप्शन है विदेशों के साथ संधि से, दल बदल से, भूमि अधिग्रहण से या महिला आरक्षण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दल बदल से। भारतीय संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है वो 1985 में दल बदल से संबंधित है। ठीक है। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसके तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन है अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या नेपाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो संविधान के अनुसार कितनी अवधि के अंदर पुनः निर्वाचन कराया जाना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है 1 माह, 45 दिन, 3 माह या 6 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। ठीक है। संविधान के आर्टिकल 243 के 3B के अनुसार किसी पंचायत के भंग हो जाने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवाएं या लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, क्योंकि यह लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन के अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है। ये शामिल है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार का जो क्षेत्राधिकार है उसमें आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक सेकेंड। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 नवंबर, 26 जनवरी, 24 अप्रैल या 30 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। भारत में जो पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल को 24 अप्रैल, ठीक है, 1992 को 24 अप्रैल के दिन लागू किया गया था। ठीक है ना, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन 1992 को लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसका बलवंत राय मेहता समिति क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय पद्धति। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पद्धति समिति। और LM सिंघवी स्थानीय सुशासन पद्धति। GVK राव प्रतिनिधित्व तरीके में सुधार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, LM सिंघवी स्थानीय सुशासन पद्धति, GVK राव प्रतिनिधित्व तरीके में सुधार। अगला क्वेश्चन देखिए। 1773 के विनियमन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 6 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई थी। तो इसमें देखिए सही बताना है कि गलत, इसमें बताना है कि कौन से सही हैं। ठीक है, इसमें सही कथन बताने हैं। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 6 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई थी, ये गलत हो जाएगा। इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया था, ये सही है। अगला कथन, इसने ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है 1853 का चार्टर अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, ये भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था जब अनुबंधित सिविल सेवाओं को भारतीयों के लिए खोल दिया गया था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड एलनबरो। कौन था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अधिनियमों और संबंधित विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसमें कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। 1853 का चार्टर अधिनियम गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया था। किससे? 1853 के चार्टर अधिनियम से, ये सही हो जाएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया, ये भी सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, ये गलत है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, ये भी गलत है। तो इसको ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। 1853 का जो चार्टर अधिनियम है ये गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। इसने केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्यों को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, और जो 1833 का चार्टर अधिनियम था उसके तहत सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया। इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, जो एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861
इसमें क्या हुआ था, इसमें भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा गया। ठीक है। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नामित किया, जिसमें थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इसने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। ठीक। और अगला देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसने राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया। इसने दोहरी सरकार की एक प्रणाली की स्थापना की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इनमें से? ठीक। तो इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लॉर्ड डफरिन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें थे लॉर्ड लैंसडाउन। कौन से थे? लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में लॉर्ड मिंटो थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में लॉर्ड विलिंगडन थे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 के सरकारी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, सही है ये। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, ये भी सही है। इसने 11 में से 8 प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत की, ये गलत हो जाएगा। और इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान किया, इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान किया, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। ठीक है। 1935 का जो सरकारी अधिनियम था, इसमें मतलब क्या हुआ था, इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। ठीक। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में पेश किया। इसने 11 में से 8 प्रांतों में नहीं, 6 प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत की थी। और इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान किया। इसने दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और सरकार अधिनियम 1858 द्वारा जो स्थापित भारतीय परिषद थी उसे समाप्त कर दिया। इसने फ्रेंचाइजी का विस्तार किया। कुल आबादी के लगभग 10% को मतदान का अधिकार मिला। इसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए प्रावधान किया। और इसने संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। ये सब कुछ 1935 के सरकारी अधिनियम के संबंध के बारे में था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिम सरकार 1946 में रखे गए सदस्यों और विभागों के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। सरदार बलदेव सिंह रक्षा सही है। अब्दुल रब निस्तार पोर्ट और एयर सही है। द्वितीय चूड़ीगढ़ स्वास्थ्य, ये गलत हो जाएगा। CH भाभा वर्क्स माइंड्स एंड पावर, ये भी सही है। ठीक है। CH भाभा वर्क्स माइंड्स एंड पावर से थे। और ये जो द्वितीय चूड़ीगढ़ थे, ये स्वास्थ्य से नहीं थे, ये किससे थे? वाणिज्य से थे। हेलो एवरीवन, इसमें 108 नंबर से देखेंगे। टेस्ट 2 पॉलिटी का है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है ए, इसने भारत के राज सचिव के पद को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश सम्राट अब ना तो बिल मांग सकते थे, ना ही उन्हें वीटो कर सकते थे। डोमिनियन के गवर्नर जनरल को परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बनाया गया था। और डी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत 1947 की पहली कैबिनेट में निम्नलिखित में से किसने स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व किया? गजनफर अली खान, राजकुमारी अमृत कौर, RK खड़मुगम चेट्टी, VN गॉडगिलो। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत 1947 की पहली कैबिनेट में राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्विसदनवाद और प्रत्यक्ष चुनाव, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों का संघ, और 1853 का चार्टर अधिनियम केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा सही है।
सारे सही हैं इसमें। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्विसदनवाद और प्रत्यक्ष चुनाव, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों का संघ, 1853 का चार्टर अधिनियम, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व। तीनों सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था। इसमें सही कथन बताने कि कौन से सही हैं। ये सही हो जाएगा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। ये भी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की संविधान को बाहरी हस्तक्षेप के बिना तैयार किया जाना चाहिए। तो इसका ये गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की थी कि संविधान को बाहरी हस्तक्षेप के बिना तैयार किया जाना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की मांग को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन है वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में संविधान सभा की मांग का जो सिद्धांत था उसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था अगस्त ऑफर में। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। इसके ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ऊपर के दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऊपर के दोनों, क्योंकि क्रिप्स मिशन को किसने अस्वीकार किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी किया था, मुस्लिम लीग ने भी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। इस सभा के सदस्य सीधे चुने जाते थे। तो इसके कौन सा सही होगा, इसको केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल पहला सही है। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा हैं उन्होंने संविधान सभा के ये अंतरिक्ष अध्यक्ष थे। अगला कथन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और एम.एन. रॉय संवैधानिक सलाहकार थे। इनमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो इसमें केवल 4 हो जाएगा। एम.एन. रॉय संवैधानिक सलाहकार थे, ये सही नहीं है। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। एम.एन. रॉय नहीं थे, बी.एन. रॉय थे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बी.एन. रॉय होने का रॉय। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य संकल्प पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसका कथन है इसे 11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थानांतरित किया गया था। गलत हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना इसी संकल्प पर आधारित है, ये सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया गया। सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बना दिया गया, सही है। संविधान सभा एक विधायी निकाय बन गई, सही है। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में मिलान करना है इनका, अध्यक्ष और समितियां हैं। तो जेबी कृपलानी पहले मौलिक अधिकार समिति, ए.वी. ठक्कर बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत असम के अलावा उप समिति, एस. वरदाचारी सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति, उषानाथ सेन प्रेस दीर्घा समिति। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। ठीक है। ऑप्शन है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव, टी कृष्णामाचारी एंड एस. वरदाचारी। तो इसका ऑप्शन डी, एस. वरदाचारी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। ठीक है। एक बार मसौदा समिति में निम्न शामिल हैं,
देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगारी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यारी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एन माधव राव, उन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था। और टी टी कृष्णमाचारी, उन्होंने डी पी खेतान की जगह ली थी, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं, इसमें कौन से सही कथन है ये बताने हैं। हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया, ये सही है। सर बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, ये भी सही है। एच वी आर अयंगर संविधान सभा के सचिव थे, ये भी सही है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण की सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा दी गई थी, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ये सही है। इसमें मूल रूप से एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल हैं, ये भी सही है। प्रस्तावना पूरे संविधान के लागू होने से पहले लागू की गई थी, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कौन से कथन सही है ये बताना है। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, सही है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया, ये भी सही है। प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 का उन्मूलन निरस्त नहीं किया गया था, ये भी सही है। तो इसके कौन से सही हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन डी, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन सब सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। कथन है सबसे लंबा लिखित संविधान, ये होगा। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, ये भी सही। एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी सही। और न्यायिक सर्वोच्चता, ये भी सही। तो इसको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संविधान की मुख्य विशेषताएं। अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थीं, सही है। वर्तमान में इसमें 465 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ये गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। वर्तमान में इसमें 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये भी है। एकल नागरिकता, ये भी है। 2 स्तरीय सरकार, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, इसमें सही कथन बताना है हमें। पहला कथन है फर्स्ट संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 8 को हटा दिया गया था। फर्स्ट संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 8 को हटा दिया गया था, ये गलत है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4A और भाग 4A, भाग 14A को जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A को जोड़ा गया था, ये सही हो जाएगा। 75वें संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9B को जोड़ा गया था, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन से अंतर सही हैं। संसदीय रूप में जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहीं राष्ट्रपति के रूप में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, सही है। संसदीय रूप में निचले सदन को कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति निचले सदन को भंग नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति शासन प्रणाली का गुण नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है अधिकारों का विभाजन, विशेषज्ञ सरकार, स्थिरता, दलीय व्यवस्था का अधिक प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलीय व्यवस्था का अधिक प्रभाव।
या राष्ट्रपति शासन प्रणाली का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार के गुण हैं? संसदीय सरकार के गुण इसमें पूछा गया है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच बेहतर समन्वय, ये सही है। यह सत्तावाद को बढ़ावा देता है, ये नहीं है इसका गुण। सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, सही है। तो इसका पहला और तीसरा कथन सही हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है? ठीक है, इसके ऑप्शन है राष्ट्र की एकता, समाजवादी, सार्वभौम या न्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी, क्योंकि मूल प्रस्तावना के बारे में पूछा है, कौन सा शामिल नहीं है। 42वें संशोधन ने भारत के वर्णन को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संबंध में निम्नलिखित शर्तों पर विचार करें। सही कथन बताने हैं इसमें। संप्रभु का मतलब क्या होता है? भारत ना तो एक निर्भरता है, ना ही किसी अन्य राष्ट्र का प्रभुत्व है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है। सही है। लोकतांत्रिक, भारत के लोगों के हाथों में सर्वोच्च शक्ति का अधिकार है, ये भी सही है। गणतंत्र, भारत का एक निर्वाचित प्रमुख होता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में वर्णित करता है? तो इसके ऑप्शन है के एम मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव या एम हिदायतुल्लाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। के एम मुंशी हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में वर्णित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मामला भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है? बेरूबारी संघ मामला, केशवानंद भारती केस, LIC ऑफ इंडिया केस। तो इसके तीनों जो मामले हैं ये प्रस्तावना से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, बेरूबारी यूनियन केस 1960 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब तक कितनी बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, कभी नहीं या 3 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों का प्रतीक है जिस पर संविधान आधारित है, ये सही होगा। यह एक उचित पैमाना है जिससे कोई भी संविधान के मूल्य को माप सकता है, ये भी सही है। यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उधार ली गई विशेषताओं और संबंधित स्रोतों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? उधार ली गई सुविधाएं और स्रोत देखिए। आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, ये सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ये गलत हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिए गए, ये भी सही हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार वीमर संविधान से लिया गया, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीकी संविधान से उधार नहीं ली गई है? दक्षिण अफ्रीकी संविधान से क्या उधार नहीं लिया गया है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार नहीं ली गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जापानी संविधान से ली गई है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या इनमें से कोई नहीं। तो इसको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जापानी संविधान से कौन सी विशेषता ली गई है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, उधार ली गई सुविधाएं और स्रोत।
ठीक है, इसमें बताने मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है? सोवियत संविधान से। व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। डीपीएसपी आयरिश संविधान से। कानून का शासन अमेरिकी संविधान से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, मौलिक कर्तव्य लिया गया है सोवियत संविधान से, व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, डीपीएसपी आयरिश संविधान से और कानून का शासन अमेरिकी संविधान से। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? इसके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जापानी, फ्रांसीसी और कैनेडियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी संविधान से कौन सी विशेषताएं ली गई हैं? वो है प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। ठीक है, अगला देखिए, संविधान के कुछ हिस्सों और संबंधित विषय वस्तु के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और छूट, भाग 16 राज्य सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, भाग 14 ए संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? इसका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। पहला सही सुमेलित है, दूसरा सही सुमेलित है और तीसरा सही सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में चुनाव का प्रावधान है? किस भाग में चुनाव का प्रावधान है? इसके ऑप्शन है भाग 14 ए, भाग 16। चुनाव का प्रावधान ऑप्शन है भाग 14 ए, भाग 17, भाग 15 और भाग 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 15। ठीक है, संविधान के भाग 15 में चुनाव के प्रावधान है। अनुच्छेद कौन से आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 324 से 329 ए के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अनुसूची और संबंधित विषय वस्तु सही ढंग से मेल नहीं खाती है? 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, 6वीं अनुसूची परिलिब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत की अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका कथन है, 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें सही कथन बताने हैं। ठीक है, तो ये पहला सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा जोड़ा गया था। ये गलत हो जाएगा। 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही है। या 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथनों में कौन से सही हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के लिए सिफारिश की थी, ये भी सही है। वर्मा समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में संशोधन किया गया? इसके ऑप्शन है 78वें, 86वें, 95वें या 82वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में संशोधन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को उनके पुनर्गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, दादरा और नगर हवेली, नागालैंड, सिक्किम, पुडुचेरी। दादरा और नगर हवेली को ये 10वें संविधान संशोधन में किया गया था। 10वें संविधान संशोधन में 1961 में। ठीक है, और नागालैंड को कब किया गया था?
1961, नागालैंड को किया गया था 1963, पुडुचेरी को 1954 और सिक्किम बचा, सिक्किम को कर दिया गया था 1975 में। तो इसको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, 1961 दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी 1954, नागालैंड 1963 और सिक्किम 1975। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 द्वारा दी गई हैं? किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाएं, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटाएं, किसी भी राज्य की सीमाएं बदलें, या ऊपर के सभी। तो इसमें सही हो जाएगा ऊपर के सभी। अनुच्छेद 3 द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकते हैं, या फिर किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? धार आयोग, जेवीपी समिति, या फजल अली समिति। ठीक है, तो या ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। धार आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली समिति, ये सभी समितियां राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।